स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हैं इटली की मेलोनी। इन्हें लगभग अब सारे भारतीय पहचानते हैं। इन्होंने कहा है कि भारत युद्ध को बंद करवा सकता है। पुतिन के बाद ये दूसरी बड़ी नेता हैं जिन्होंने ये बात कही है। और इसी बीच एक खबर आ रही है कि अजीत डोभाल रूस पहुंच रहे हैं। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या सचमुच भारत किसी तरीके से युद्ध को रुकवाने की सोच रहा है। पर इन सब के बीच में रूस ने भारत को एक बड़ी कीमती चीज देने का वादा कर दिया है और ये अमेरिका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि रूस भारत को एक सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक फ्यूचर की टेक्नोलॉजी देने जा रहा है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है रूस और भारत के बीच में। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत का क्या महत्व है दुनिया के पटल में, अगर ये जानना है तो इस वीडियो को देखिए। ये कौन है शख्स, इसके बारे में भी बात करेंगे। पर इस वीडियो में ये क्या कह रहे हैं? इस वीडियो में ये कह रहे हैं कि इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में इस वक्त जो दुनिया में अलग अलग ध्रुव बन रहे हैं, उस ध्रुव के बीच में भारत भी एक पोल बन गया है, एक ध्रुव बन गया है। भारत एक महान सभ्यता है। इन्होंने एक लंबा चौड़ा आर्टिकल भी लिखा था और इस आर्टिकल में इन्होंने इस बात को कहा था कि भारत की शक्ति का उदय होते हुए हम लोग देख रहे हैं। कहा जाता है कि पुतिन इनके राजनीतिक परामर्श पर ही चलते हैं। इन्होंने पूरा एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा था अखंड भारत बोलकर, और उस आर्टिकल में इन्होंने पूरी डिटेल लिखी थी कि भारत अब बहुत ही ज्यादा आक्रामक तरीके से अपनी इकोनॉमी को बढ़ा रहा है, अपनी संस्कृति को बढ़ा रहा है और अपने पहचान को वापस पा रहा है। अगर ये किसी शब्द को कह रहे हैं तो इसका महत्व तो बहुत ज्यादा है। कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। कई बार चीजें अपने आप को समझ में नहीं आती है, लेकिन बाहर के लोग जब कहना शुरू कर दें तो इसका मतलब है कि भारत कहीं ना कहीं पहुंच रहा है। अब इस बीच में आपको याद होगा राष्ट्रपति पुतिन ने एक बयान दिया था और इस बयान में कहा था कि वो ब्राजील, भारत और चाइना के साथ लगातार संपर्क में हैं। ये वो देश हैं जो मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं। भारत, चाइना, ब्राजील ये युद्ध को रुकवाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, युद्ध को रुकवा सकते हैं। रूस और यूक्रेन का युद्ध क्या हुआ है इस वक्त? ये एक ऐसा युद्ध है जो लगातार चल ही रहा है। इसके अंत की सीमा नहीं दिख रही है, लेकिन एक चीज जरूर दिख रहा है कि रूस फिर धीरे धीरे चाइना के ऊपर निर्भर भी होता जा रहा है। रूस भी चाहता है कि ये जंग खत्म हो जाए और यूक्रेन की तरफ से कहना मुश्किल है कि यूक्रेन इस जंग को खत्म करना चाहता है या नहीं। वैसे तो जब PM मोदी मिलने के लिए गए थे तो जेलेंस्की ने भी ये कहा था कि भारत चाहे तो इस युद्ध को रुकवा सकता है। हालांकि उन्होंने ये तरीका बताया था कि भारत को तेल खरीदना बंद कर देना होगा, तब जाकर ये युद्ध खुद ब खुद रुक जाएगा। लेकिन पुतिन ने जब बात कही तो पुतिन ने ये कहा था कि हमारा एक बार ड्राफ्ट बन चुका था और उस ड्राफ्ट के अनुसार शांति होने वाली थी, लेकिन हमने जब सेना वापस बुलाना शुरू कर दिया तो यूक्रेन ने हमें धोखा दे दिया। चाहे वो किसी के कहने पर दिया गया धोखा हो, लेकिन अगर हम आगे बातचीत करेंगे तो उसी डॉक्यूमेंट के आधार पर बातचीत करेंगे। हालांकि कहा जाता है कि सचमुच में यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध के बाद एक समझौता हो रहा था और उस समझौते के अनुसार युद्ध कब का खत्म हो जाता, लेकिन बाद में यूक्रेन ने उस समझौते को कथित तौर पर नहीं माना और युद्ध को आगे बढ़ा दिया। अब यहाँ पर जॉर्जिया मेलोनी ने भी एक बयान दिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस बयान को सुन सकते हैं। È ovvio che se saltano le regole del diritto internazionale noi otterremo un moltiplicarsi del caos e delle crisi. Ma è ovvio anche che con il moltiplicarsi delle crisi noi avremo una naturale frammentazione dello spazio geoeconomico. Cioè sulla lunga distanza globalizzazione economica e messa in discussione delle regole del diritto internazionale non cammineranno insieme. इस बयान में जॉर्जिया मेलोनी ने भी इस बात को कहा है
कि भारत चाहे तो इस युद्ध को रुकवा सकता है। भारत में वो क्षमता है कि भारत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। मेलोनी की ये टिप्पणी शनिवार 7 सितंबर को सेनोर्बिया में एम्ब्रोसिटी फोरम में संबोधन के दौरान आया। इससे ठीक पहले उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की थी। जेलेंस्की भी इस फोरम में शामिल हुए थे। मेलोनी ने कहा कि मुझे लगता है कि चीन और भारत जैसे देश यूक्रेन में संघर्ष को हल करने में भूमिका निभा सकते हैं। उन्हें भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक चीज जो कभी नहीं हो सकती है वो ये है कि मान लेना कि छोड़ दो, खुद संघर्ष सुलझ जाएगा। ऐसे में संघर्ष नहीं सुलझते हैं। हालांकि आपको बता दूं, इटली ने यूक्रेन का पूर्ण समर्थन किया है और यूक्रेन को हथियार वगैरह भी दिए हैं, लेकिन एक शर्त जोड़कर हथियार दिया है और शर्त ये था कि आप इनका इस्तेमाल रूस के अंदर नहीं करेंगे। अब इसी बीच एक चीज देखने को मिल रहा है कि भारत के कहने से अजित डोभाल रूस पहुंच रहे हैं। कई लोग इन चीजों को ऐसे जोड़ते हैं कि रूस पहुंचने का मतलब है शांति वाली वार्ता में हो सकता है भारत कुछ अहम भूमिका निभाए। हालांकि रूस के साथ भारत के इतने क्लोज रिलेशन हैं, डिफेंस के समझौते हैं कि बहुत तरह की चीजें हो सकती है, सिर्फ यही एक चीज नहीं हो सकती है। लेकिन इस वक्त एक अहम मुद्दा जरूर बना हुआ है। बहुत लोगों के मन में ये सवाल था कि पीएम मोदी यूक्रेन भी चले गए, अब रूस गुस्सा होगा। लेकिन रूसी विदेश मंत्री ने एक बयान दिया है। इस बयान में इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी रूस आए थे तो जेलेंस्की ने सीधे सीधे कह दिया था कि भारत शांति को बिगाड़ना चाह रहा है, और जब पीएम मोदी यूक्रेन गए तो उन्होंने उसको ये बात समझा दी कि देखो, बड़े लोग ऐसे नहीं करते हैं, जैसे तुमने कह दिया, तुमने सब बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये चीजें दिखती है कि रूस के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि भारत वहां चला गया और भारत ने वहां मुलाकात करी। पर हाँ, अब रूस भी कहीं ना कहीं चाहता है कि शांति हो जाए। जहाँ तक भारत से बात है तो भारत को रूस अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता है, और इस क्रम में एक बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि सबसे महत्वपूर्ण फ्यूचर की टेक्नोलॉजी देने को तैयार हो रहा है रूस। आने वाले दिनों में पृथ्वी का कबाड़ा करने के बाद मनुष्य चांद की तरफ जाएगा और चांद का कबाड़ा करेगा, ये बात तो निश्चित है। लेकिन क्या करें, एक रेस चल रहा है। इस रेस में अगर कोई देश पीछे रह जाता है तो बाद में उसे गुलामी करनी पड़ेगी। अभी अगर आप देखेंगे तो मून मिशन बहुत ज्यादा चर्चा में है। यहाँ पर नासा भी अलग अलग यंत्रों के निर्माण के लिए 106.9 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। तो वहीं चाइना और रूस ये प्लान कर रहे हैं कि मून में हम अपना बेस बनाएंगे। भारत का बेस कब तक बनेगा? तो भारत भी 2035-40 तक बनाने की सोच रहा है यहाँ पर बेस। पर चंद्रमा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला स्टेज होगा चंद्रमा, उसके बाद और भी ग्रह होंगे, नक्षत्र होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए चंद्रमा पर सबकी नजर है, क्योंकि यहाँ रेयर अर्थ मटेरियल भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चाइना तो ताबड़तोड़ लगा हुआ है कि चांद पर पहुंचकर कैसे वो बड़े से बड़े इलाके पर कब्जा कर ले। अब इसी क्रम में चाइना और रूस जो न्यूक्लियर रिएक्टर बना रहे हैं उसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। यूरेशियन टाइम्स की इस खबर को देख सकते हैं, जिसमें रूस ने इस टेक्नोलॉजी को अब भारत को भी ऑफर करने की बात कही है। रूस चाहता है कि भारत उसके साथ रहे, भारत उससे छूटे नहीं। लेकिन अगर इस तरीके का कोई आधा मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर ये चांद के लिए बनाना चाह रहे हैं, तो ये अगर भारत को टेक्नोलॉजी शेयर होती है तो भारत भी एक कदम आगे ही निकलेगा। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।